नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल प्रॉपर्टी टेक्नो। प्रॉपर्टी से संबंधित एक नए जानकारी के साथ हम आपके लिए लेकर आए हैं। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है नगर एवं ग्राम निवेश। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से जो अनुमोदित कॉलोनियाँ होती है उसमें लेने से क्या फ़ायदा है। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपनी पुराने वीडियो में बताया था, इसके लिए एक नया वीडियो बनाऊंगा। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताता हूं टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के जो अप्रूव्ड प्रोजेक्ट होते हैं उस प्रोजेक्ट में प्रॉपर्टी लेने से क्या फ़ायदा है। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, नगर एवं ग्राम निवेश से जो भी अनुमोदित कॉलोनियाँ हैं उसमें बिल्डर जो मुख्य सुविधाएँ हैं, रोड, बिजली, पानी, नाली, गार्डन, जो भी सुविधाएँ जो मुख्य रूप से जीवन यापन करने के लिए जो मूलभूत सुविधाएँ हैं जिसकी आवश्यकता होती है उसको कंप्लीट करने का, वो सब बनाने का, उसका डेवलपमेंट करने का कोई बिल्डर बाध्य होता है। जैसे अगर कोई पहुंच मार्ग अगर किसी कॉलोनी में नहीं है तो मुख्य मार्ग से उस कॉलोनी के पहुंच मार्ग तक जिसका अप्रूवल उन्होंने लिया हुआ है वो भी बिल्डर को बनाकर देना है। रोड और जो पहुंच मार्ग जो रोड है वो IRC स्टैंडर्ड के अनुसार होना चाहिए। IRC स्टैंडर्ड दोस्तों इंडियन रोड्स कांग्रेस, भारतीय मार्ग संगठन, 1938 में इस संगठन का निर्माण हुआ था, जिसमें हर 5 साल में जो है इसकी समीक्षा की जाती है। नाली, पानी, सीवर, टैंक, ये सब जो है PHE मानक के अनुसार होना चाहिए। इसी प्रकार जो है दोस्तों जो भी लेआउट होता है, जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से अप्रूव्ड जो लेआउट होता है उसमें 25% मॉर्टगेज के लिए जो है ज़मीन रिजर्व रखा जाता है। 15% ज़मीन जो है उसमें EWS के लिए रखा जाता है। EWS मतलब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जो गरीब वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए 15% ज़मीन आरक्षित किया जाता है। जो गवर्नमेंट को किसी बिल्डर को रजिस्ट्री करना होता है, अगर उसका 40 एकड़ का कॉलोनी है उसका 15% ज़मीन जो है बिल्डर को गवर्नमेंट के नाम रजिस्ट्री करना पड़ेगा। गवर्नमेंट अपने हिसाब से उसमें जो है हाउसिंग का प्रोजेक्ट ला सकता है या कुछ भी ला सकता है, वो गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। इसी प्रकार 25% ज़मीन को मॉर्टगेज किया जाता है। अगर कोई 40 एकड़ का है उसका 25% को गवर्नमेंट मॉर्टगेज रखेगा। मॉर्टगेज कब तक रहेगा? अगर वो रोड, बिजली, पानी, नाली, गार्डन जो सुविधाएं देने का उन्होंने जो है उसमें प्रॉमिस किया है वो सुविधाएं अगर वो प्रोवाइड नहीं करता और सपोज दैट तब तक वो ज़मीन मॉर्टगेज रहेगा। अगर बिल्डर, मान लीजिए कोई बिल्डर जो है भाग गया तो क्या होगा? तो जो 25% ज़मीन मॉर्टगेज है उस 25% मॉर्टगेज ज़मीन को गवर्नमेंट नीलामी के माध्यम से बेच के मार्केट से जो पैसा ला के गवर्नमेंट उसको अपने हाथ में ले लेगा और जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो सुविधाएं का वादा बिल्डर ने किया था, गवर्नमेंट अपने हिसाब से उसमें जो है रोड, बिजली, पानी, नाली, गार्डन जो भी बचा हुआ कार्य रहेगा उसको गवर्नमेंट अपने हिसाब से उसको कंप्लीट कराएगी। जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको छोड़ के अगर कोई बिल्डर उसमें स्विमिंग पूल बनाता है या उसमें क्लब बनाता है या फिर अन्य ऐसे सुविधाएं देता है जो कि बिल्डर के हिसाब से जो है अपने कॉलोनी को, अपने जो टाउनशिप को एक स्टैंडर्ड बनाने के लिए अगर कोई एक्स्ट्रा एमिनिटीज़ देता है तो उसके लिए बिल्डर जो है स्वतंत्र है, वो देना चाहे तो अच्छी बात है, नहीं देना चाहे तो भी अच्छी बात है। वो उनके प्रोजेक्ट के जो स्टैंडर्ड है या जिस लेवल का प्रोजेक्ट वो लाना चाह रहे हैं या बनाना चाह रहे हैं उसके हिसाब से वो डिपेंड करता है। हाँ, स्विमिंग पूल अगर कोई देता है तो उसके लिए गवर्नमेंट का नॉर्म्स है। 4 लाइफ सपोर्ट गार्ड उनको रखना पड़ेगा, दो शिफ्ट के लिए, 2 सुबह 2 शाम, इसके लिए 4 लाइफ सपोर्ट गार्ड रखना अनिवार्य है। ऐसे कुछ बाध्यता है जो अगर जो मुख्य मूलभूत सुविधाएं हैं उसके हिसाब से देना कोई बिल्डर चाहता है तो वो उनकी प्रोजेक्ट की जो लागत है या जिस लेवल का प्रोजेक्ट बना रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नगर एवं ग्राम निवेश जो कॉलोनाइजर लाइसेंस का जो एक्ट है, जो रूल्स रेगुलेशन है हमारे स्टेट का, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। आप चाहे तो उसको डाउनलोड करके स्टडी कर सकते हैं और देख सकते हैं। हो सकता है अलग अलग राज्यों का कुछ रूल्स रेगुलेशन थोड़ा बहुत ही अलग हो, जैसे कि फ़ीस चेंज हो सकता है या अन्य जो फैसिलिटी है या जो अलग अलग लैंड यूज़ है वो चेंज हो सकता है। ज़्यादा अंतर नहीं होगा, फिर भी आप जो है स्टडी पर्पज़ से
डाउनलोड करके उसको देख सकते हैं। दोस्तों बहुत लोग बोलते हैं मेरा ज़मीन तो डाइवर्शन है, मैं तो डाइवर्टेड प्लॉट लिया हूँ जो है। दोस्तों डाइवर्टेड का मतलब जो है यूज़ ऑफ लैंड चेंज है। आप केवल अपने लैंड को परिवर्तित कराने के लिए जो है आपने डाइवर्सन लिया है। कुछ लोग पूछते हैं अगर ये कच्ची प्लॉटिंग है, अवैध कॉलोनियाँ हैं, अवैध प्लॉटिंग है, तो फिर ये रजिस्ट्री कैसे हुआ। दोस्तों रजिस्ट्री ऑफिस का कार्य यह निर्धारित नहीं करना है कि वह ज़मीन अवैध है या टीएनसी अप्रूव्ड है कि नहीं है। जो प्रॉपर डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट चेक करके जो ऑनलाइन दिखा रहा है उसके हिसाब से पंजीयन करने का गवर्नमेंट को राजस्व वसूल करके देने का उनका कार्य है। अभी अभी गवर्नमेंट बहुत अच्छा इस दिशा में काम कर रही है, ताकि क्योंकि अगर कोई कॉलोनी टीएनसी से अप्रूव नहीं है तो उस टीएनसी कॉलोनी में जो टीएनसी नॉन टीएनसी कॉलोनी है उसका पूरा भार जो है, जो वहाँ के एक्सपेंसेस है, वहाँ मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना, रोड, बिजली, पानी, नाली, गार्डन, आखिर ये पूरा भार जो है गवर्नमेंट के बजट पर ही आने वाला है। इस कारण जो है गवर्नमेंट इस पे एक्शन लेती है। इसी कारण जो है टीएनसी अप्रूव्ड कॉलोनी में प्लॉट लीजिए। अगर मान लीजिए आपका ज़मीन केवल डाइवर्शन है, अगर मास्टर प्लान में वहाँ से कोई प्रस्तावित मार्ग है तो हो सकता है आपको मुआवजा देके वो ज़मीन अधिग्रहण कर लिया जाएगा, जैसे कि मैंने पुराने वीडियो में आप लोगों को बताया था। इसी प्रकार अगर आप टीएनसी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट में अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो आपको जो है आपका प्रॉपर्टी, आपका जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो 100% सुरक्षित है। आंख बंद करके लीजिए, क्योंकि जो प्रोजेक्ट टीएनसी अप्रूव्ड रहेगा उसी प्रोजेक्ट को रेरा से अप्रूवल मिलेगा। ऐसा नहीं है कि अगर कोई कच्ची प्लॉटिंग है वो रेरा में अप्लाई कर सकता है, ऐसा नहीं है। अगर वो टीएनसी प्रोजेक्ट है तभी उसको रेरा से अप्रूवल मिलेगा। इसी प्रकार जो है बहुत सारे लोग में ऐसा प्रश्न होता है कि हमारा ज़मीन डाइवर्शन है और वो सभी सुविधाएं दिया जा रहा है जो टीएनसी में देना चाहिए। दोस्तों यहाँ तक तो बात सही है। जैसे कि मैंने पहले कहा, उस जो कॉलोनी बनाया जा रहा है कच्ची प्लॉटिंग, अगर वहाँ पे कुछ ऐसे गवर्नमेंट की योजनाएं उसके ऊपर से जाती है तो जो है आपका ज़मीन अधिग्रहण करके उसको ले लिया जाएगा। लेकिन टीएनसी प्रोजेक्ट में, क्योंकि ऑलरेडी टीएनसी प्रोजेक्ट को जो है बताया जाता है कि हम एक टीएनसी प्रोजेक्ट ला रहे हैं, इस कारण उसको मास्टर प्लान में शामिल किया जाता है। और जो भी प्रोजेक्ट बनाया जाता है भविष्य के लिए प्रस्तावित, उस कॉलोनी को, उस टीएनसी अप्रूव्ड कॉलोनी को छोड़ के बनाया जाता है। इस कारण जो है आपका जो पैसा है वो अच्छी जगह होता है। अगर टीएनसी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है तो उसमें बाध्यता होती है आपको 25 फीट का, 30 फीट का, 40 फीट का रोड देना है। रोड के दोनों किनारे आपको वृक्षारोपण करना है, प्लांटेशन करना है। उसमें जो है रोड, नाली, बिजली, ये इसकी बाध्यता होती है और एक स्टैंडर्ड मानक के अनुसार ही उसको कार्य करना पड़ता है। अगर इसमें कुछ कमी आता है, जैसे मैंने पहले बताया था अपने रेरा के वीडियो में, आप जो है बिल्कुल कंप्लेन कर सकते हैं। जो भी अगर सुविधाएं, अगर जो भी गुणवत्ता विहीन अगर कार्य हुआ है तो आप जो है जो शुल्क निर्धारित है रेरा के जिस राज्य में आप रहते हैं, रेरा के वेबसाइट में जाके अपना जो डॉक्यूमेंट है वो स्कैन करके अपलोड करके जो निर्धारित फीस है वो जमा करके कंप्लेन कर सकते हैं। टीएनसी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट में लेने से जो है दोस्तों आपका जो पैसा है सही जगह लगता है, इसलिए आप जो है टीएनसी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट में लीजिए। टीएनसी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट के लिए कॉलोनाइजर लाइसेंस लेना पड़ता है। अगर कोई बिल्डर जो है कॉलोनाइजर लाइसेंस लेता है तो नगरीय निकाय सीमा के लिए 10 लाख रुपए की बैंक गारंटी है, और अगर नगरीय निकाय सीमा के बाहर ग्रामीण क्षेत्र के लिए है उसके लिए 1 लाख रुपए की बैंक गारंटी निर्धारित है। ये राशि जमा करने के बाद ही उनको कॉलोनाइजर का लाइसेंस मिलता है। ऐसा नहीं है कि एक लाइसेंस लेके अगर एक पर्टिकुलर एरिया में आप कॉलोनी बना रहे हैं तो वो लाइसेंस से आप उसी शहर के अगर दूसरे जगह आप कोई टाउनशिप डेवलप करते हैं या कॉलोनी बनाते हैं तो आपको फिर से जो है एक अलग कॉलोनाइजर लाइसेंस लेना पड़ेगा। अलग अलग एरिया के लिए अलग अलग लेना पड़ेगा। इस कारण जो है दोस्तों अगर कोई एक बिल्डर जो लेआउट लेकर आता है, टीएनसी अप्रूव्ड लेकर आता है, तो बहुत डिपार्टमेंट से वो एनओसी लेने के बाद उनको कॉलोनी बनाने की अनुमति, विकास की अनुज्ञा दिया जाता है। इस कारण जो है जितना छानबीन आप प्रॉपर्टी के लिए नहीं करते उससे ज़्यादा कार्य कोई बिल्डर जो है अपना प्रॉपर पेपर तैयार करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट में जाकर वो जब सबमिट करता है तब उसको जो है टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से अप्रूवल मिलता है और विकास की अनुज्ञा मिलता है। उसके बाद जो रेरा का प्रोसेस, जो अप्रूवल है, वहाँ से अप्रूवल होने के बाद वो बिल्डर जो है अपना प्रॉपर्टी, अपना जो कॉलोनी है उसे बेचना शुरू कर देता है।
दोस्तों बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि जब इतना सारा गवर्नमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, इतना रूल्स रेगुलेशंस के साथ जो है किसी को कॉलोनाइजर लाइसेंस देता है, तो प्रॉपर्टी का रेट जो है गवर्नमेंट ही क्यों तय नहीं करती। दोस्तों उस एरिया का गवर्नमेंट वैल्यू गवर्नमेंट तय करती है, लेकिन जो प्रॉपर्टी जो बेचने का जो अधिकार है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कॉलोनाइजर लाइसेंस ले रहा है, कोई बिल्डर है, तो बिजनेस करने के लिए वो प्रॉपर्टी उस एरिया को, उस टाउनशिप को डेवलप कर रहा है, तो वो रेट जो है तय करने का अधिकार जो है बिल्डर का है कि किस रेट में वो अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहता है। हाँ, अभी एक हाल ही में गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा चीज़ लेकर आया है। जो भी टाउनशिप होगा, जो भी लेआउट अप्रूव्ड होगा, रेरा से अप्रूव्ड रहेगा, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से अप्रूव्ड रहेगा, उस कॉलोनी में LIG 600 स्क्वायर फीट का एक छोटा सा प्लॉट साइज रखना अनिवार्य है। उसका कीमत कम नहीं रहेगा, वो भी उसी कीमत का रहेगा जिस रेट में बिल्डर बेच रहा है। उसका उद्देश्य ये है कि जो छोटे वर्ग के लोग हैं, मान लीजिए 1000 स्क्वायर फीट उस किसी कॉलोनी का प्राइस है, तो 6 लाख रुपए उस प्रॉपर्टी में जो है वो भी अपना उस टाउनशिप में घर बना सकता है या प्लॉट ले सकता है। इस प्रकार जो है जो प्लॉट का साइज जो है बिल्डर अपने हिसाब से तय कर सकता है, लेकिन 600 स्क्वायर फीट उसको रखना कंपलसरी है। उसको लेने के लिए, उस 600 स्क्वायर फीट को लेने के लिए जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स है उसको फिलफिल करके आप किसी भी बिल्डर से जाके मिलिए, उनको बोलिए मुझे इस कॉलोनी में 600 स्क्वायर फीट का प्लॉट लेना है, और उसके बारे में फिर वो बिल्डर आपको पूर्ण जानकारी देगा। आज का हमारा वीडियो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग पे था कि किसी भी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग अप्रूव्ड प्रोजेक्ट में प्रॉपर्टी लेने से क्या फ़ायदा होता है। प्रॉपर्टी से ऐसे ही संबंधित और भी छोटे छोटे वीडियो, नई नई जानकारी आपको हम अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।